तो गुड इवनिंग सभी को, जय हिंद। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? बताएं। हेलो, मेरी वॉइस आ रही है आप सभी को? प्रिया जी, सविता सिंह जी, और एस डब्ल्यू जो है जिस नाम से है। जी सर, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। पहले आप सभी का इस शिक्षा संवाद YouTube चैनल में स्वागत है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि हम लोग जूम क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी कर रहे हैं। जो तैयारी हम लोग कर रहे हैं वो सब्जेक्ट हम लोग का एजुकेशन है, जिसके अंतर्गत हम लोग एनटीए, यूजीसी नेट, जीआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग पीएचडी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए भी हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो एमए या एमएड में पढ़ रहे हैं इस समय उनके उनके सिलेबस में भी जो भी टॉपिक्स आते हैं सब का सब एनटीए यूजीसी नेट सिलेबस से पूरा का पूरा हम लोगों को पढ़ने को मिलता है। ठीक है, तो हम लोग अभी तक सेक्शन ए यूनिट फर्स्ट, ठीक है, इसमें यूनिट फर्स्ट के सेक्शन ए हम लोगों ने पढ़ लिया है, इंडियन फिलोसफी पढ़ लिया है। सेक्शन बी में वेस्टर्न फिलोसफी पढ़ ली है। वेस्टर्न फिलोसफी में आपके आइडियलिज्म, रियलिज्म, आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रगतिवाद, प्रयोजनवाद, इन चारों को पढ़ा। मार्क्सवाद और अस्तित्ववाद को भी हम लोगों ने कंटिन्यू वे में पढ़ा है। फिर इसके बाद सेक्शन सी हम लोग चल रहा है। सेक्शन सी में सोशियोलॉजी है, ठीक, सोशियोलॉजी है। सोशियोलॉजी भी कैसी, एजुकेशनल सोशियोलॉजी के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, जिसमें से हम लोगों ने दो पार्ट्स में, दो भागों में, सबसे पहले उसके बेसिक कंसेप्ट को पढ़ा हम लोगों ने, और दूसरे भाग में हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट के साथ साथ जो उसके डिवाइडेशन हुए थे तीन पार्ट्स में उनको हम लोगों ने जस्टिफाई किया, उसको पढ़ा, समझा और जाना कि सोशियोलॉजी होता क्या है। बेसिक कंसेप्ट में आपने देखा होगा, सोशियोलॉजी जो है मुख्य रूप से टू पार्ट्स में डिवाइडेशन है। तो यहाँ पर हमको बताएंगे नेहा जी कि टू पार्ट्स में लैटिन में कौन है और ग्रीक में कौन है, बताओ। जैसे सोशियोलॉजी है कि कैसे डिवाइडेशन इसका कैसे हुआ है, बताओ। जी सर। हाँ बताइए। लैटिन में कंपेनियन है, मतलब सोसियस जिसको कहते हैं, और ग्रीक में लोगस, लैटिन में, हाँ जिसमें द स्टडी होता है उसका मतलब। ठीक है, लैटिन में सोसियस है, जी सर। और ये लैटिन भाषा में है। और ग्रीक में बताइए। लोगस। लोगस, ठीक है, लोगस है, जिसमें सोसियस का मतलब क्या होता है? कंपेनियन, कंपेनियन। साथी या समूह। कंपेनियन होता है, और लोगस द स्टडी होता है। द स्टडी होती। जी सर। ठीक, द स्टडी होता है। कंपेनियन से होता है साथी, सहभागी या समूह जो होता है, उस जो समूह होता है, समूह के बारे में जो हम अध्ययन करते हैं उसको ही सोशियोलॉजी बोलते हैं, समाजशास्त्र बोलते हैं। लेकिन अब एजुकेशन के भाग में या एजुकेशन में लाने का श्रेय किसको जाता है, तो हमें बताएंगे यहाँ पर सविता सिंह बताएंगी इसको सोशियोलॉजी में किसका नाम आएगा, और जब एजुकेशनल सोशियोलॉजी जब बोलेंगे तब किसका नाम आएगा। दोनों का नाम बताइए वन बाय वन। सर, इमैनुअल जोसेफ ने स्टार्टिंग की थी, बट इनका पब्लिश नहीं हो पाया था। हाँ जिसके वजह से ज्यादा फेमस नहीं हुए। ठीक, उसके बाद अगस्त कांटे आए, ठीक आगस्ट कामटे। 1938। हाँ, ठीक, आगस्ट कामटे इन्होंने का नाम आता मतलब है। इन्हीं को मेन माना। ठीक, जी सर, आगस्ट इन्हीं को कामटे मेन को सोशियोलॉजी का 1938। जनक माना जाता है। फिर बात आती एजुकेशनल जी सर। सोशियोलॉजी या शैक्षिक समाजशास्त्र का जनक किसको कहा जाता है, बताइए। नहीं। जी जॉर्ज सर। पेने को। ठीक है, याद जी रखिएगा सर। कि शैक्षिक समाजशास्त्र या शिक्षा का समाजशास्त्र या मतलब शिक्षा के क्षेत्र में समाज को लाने का श्रेय जिसको जाता है वो जाता है जॉर्ज पेने को। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रयोजनवाद है, प्रयोजनवाद को शिक्षा में लाने का श्रेय किसको जाता है? पियर्स को जाता है, विलियम जेम्स को जाता है, कि जॉन जॉन डीवी को डीवी को। जाता है? बताओ किसमें जाता है? जॉन डीवी। जॉन डीवी को जाता है। क्यों? क्योंकि जॉन उन्होंने डीवी। कहा है कि विद्यालय जो होता है वह समाज का एक लघु रूप होता है। लघु का मतलब होता है छोटा, मतलब समाज का एक छोटा भाग होता है जिसमें समाज के सभी चीजों को हम देखते हैं, समझते हैं, जान सकते हैं।
ठीक है। ऐसे ही जब ऐसे ही अगर हम बात करते हैं कि नेचुरलिज्म की, तो नेचुरलिज्म को वास्तविक रूप में किसने लाया और इसके फादर कौन है, बताओ जरा मुझे। नाम हम बोलेंगे, नाम प्रिया जी बताएंगे हमको। माइल जोला जो है वो फादर माने जाएंगे, लेकिन लाया तो रूसो ने। हाँ, प्रकृतिवाद को, नेचरलिज्म को जो हम कहते हैं कि प्रकृतिवाद के जन्मदाता या फादर कौन है, फाउंडर कौन है, तो इमाइल जोला का नाम आता है। लेकिन सबसे ज्यादा काम किसने किया है आपका, रूसो ने। ठीक है, रूसो ने किया। रूसो ने निगेटिव एजुकेशन दी है। निगेटिव एजुकेशन के अकॉर्डिंग हम लोगों ने पढ़ा, उसमें मैंने पॉजिटिव एजुकेशन भी बताई थी कि पॉजिटिव एजुकेशन क्या होता है, तब तो तमाम ऐसी चीजें दी थी। फिर इसके बाद हमको सोनाली जी बताएंगी सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन और एजुकेशनल सोशोलॉजी में एक अंतर बता दो। दोनों में एक एक पॉइंट बताओ, दोनों का जो दोनों में डिफरेंस दिखाए हमें। एडुकेशन सोशियोलॉजी को हम लोग व्यवहारिक पक्ष बोल सकते हैं या अप्लाइड बोल सकते हैं। ठीक। और आपका सोशियोलॉजी ऑफ एडुकेशन को आप थ्योरेटिकल बोल सकते हैं, जिसमें हम लोग प्रिंसिपल बनाते हैं और इसको हम ऊपर से या बाहरी हिसाब से देखते हैं। और एडुकेशन सोशियोलॉजी में हम डीप किसी चीज को गहराई से इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका बिल्कुल एनालिसिस एक ही करते हैं। बताना था। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई यहाँ पर। अब एक तो हम लोग को शैली भी बताएंगी, दोनों में अंतर बताएंगी इसमें कि एजुकेशनल सोशोलॉजी और सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन दोनों में एक डिफरेंस बताओ कोई एक। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ सर, एजुकेशनल सोशियोलॉजी में सर व्यवहारिक ज्ञान को हम मानते हैं ना। ठीक है। और सर इसमें और इसमें सोशोलॉजी और ऑफ बताया था एजुकेशन में। जैसे व्यवहारिक ज्ञान को मानते हैं। और आपने बताया कि इसमें भीतरी क्या कहते हैं, गहराई से हम लेते हैं ना। ठीक है। हाँ, ये एजुकेशनल सोशोलॉजी का हो गया। ठीक है, और बताओ। अब सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन का बताओ, शिक्षा का समाजशास्त्र जो होता है उसमें क्या होता है। जस्ट इसका अपोजिट उसमें रख दो, जस्ट इसका उल्टा उसमें बताओ जरा। जैसे इसमें आपने व्यावहारिक बताया है, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, सैद्धांतिक हो जाएगा। इसमें भी बहुत गहराई से जानते हैं, तो सोशोलॉजी ऑफ एजुकेशन में केवल ऊपरी ऊपर नॉलेज हम करते हैं, ऊपरी जिसमें सब्जेक्टिविटी और क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट एनालिसिस एनालिसिस करते हैं हम लोग। एनालिसिस। हाँ ठीक है, तो ये पॉइंट्स थे हम लोगों के सामने जो कि हम लोगों ने पिछली क्लासेस में पढ़ी है। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले अप्रोचेस। ठीक है, आज हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोगों के सामने जो होगा वो अप्रोच होगा। उस अप्रोच को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले। तो अप्रोच मुख्य रूप से आपके कितने हैं, अप्रोच हम लोग के जो सिलेबस में है मुख्य रूप से 3 है आपके। सबसे पहला कौन सा है, ठीक है। सबसे पहले जब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, तो देखते हैं सबसे पहले अप्रोचेस के बारे में। ठीक है, अप्रोचेस में क्या आएगा, सब लोग ध्यान से देखिएगा और लिखिएगा। ठीक, अप्रोचेस। जी अप्रोचेस सर। किसके पढ़ने हम लोग, उपागम, जिसको बोलते हैं हिंदी में उपागम। ठीक है, उपागम। तो इसके मुख्य रूप से 3 है आपके। कौन कौन से, 3 है। 3 में सबसे पहले नंबर 1 पे सिंबॉलिक इंट्रैक्शन आता है। सबसे पहले सिंबॉलिक इंट्रैक्शन आता है। ठीक, सिंबॉलिक इंट्रैक्शन आता है। दूसरा, दूसरा कौन सा आता है बताओ, दूसरे पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे कौन आता है, स्ट्रक्चरल फंक्शन। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। ठीक है, ये 2 हो गए। और जो तीसरा आता है, तीसरे वाले में कौन होता है, तीसरा वाला नाम क्या होगा, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होगी आपकी, कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी।
ठीक है, हमने इससे पहले भी आपको क्रैश कोर्स में और कैप्सूल कोर्स में इसके सरफेस नॉलेज को केवल दिया था ना, कि की पॉइंट्स मैंने बताकर हम लोग आगे आगे बढ़ गए थे। लेकिन अब हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। क्या करेंगे? अब हम लोग ऐसा इसमें नहीं करेंगे, हम लोग इसको डीप में पढ़ेंगे, डीप में जानेंगे वन बाय वन को। लेकिन सबसे पहले कुछ चीजों को जान लेंगे कि भाई इसको दिया किसने है, क्यों नहीं? हाँ, हेलो हेलो। जी सर। हाँ, जी इसको सर। लिख लेंगे हम लोग कि सबसे पहले कि किसने किसको दिया है, क्योंकि ये क्वेश्चन में भी एक नंबर के क्वेश्चन में आ सकता है, एक नंबर में, कि अप्रोचेस और ये अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ये सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के अप्रोचेस है, जिसको सबसे पहले सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करेंगे। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? प्रतीकात्मक था सर। प्रतीकात्मक परस्पर क्रियावादी सिद्धांत। हाँ, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, अंतः क्रिया होती है। फिर स्ट्रक्चरल फंक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? संरचनात्मक 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 कार्यात्मक, हाँ कार्यात्मक या क्रियात्मक बोलेंगे ना, कार्यात्मक या क्रियात्मक बोलेंगे। फिर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को हम लोग क्या बोलते हैं? संघर्ष सिद्धांत। संघर्ष सिद्धांत। ठीक, संघर्ष फिर संघर्ष सिद्धांत, ये चीजें हो जाती हैं, क्योंकि हम लोगों को हिंदी में भी पता चलना चाहिए। फिर इसके बाद आता है कि फंक्शनल, ये आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन को किसने दिया था बताइए? हर्बर्ट मीड सर। है हर्बर्ट मीड ना? जॉर्ज मीड और ब्लूम। जॉर्ज एच मीड, वही हर्बर्ट मीड्स का नाम आता है। ठीक है, फिर संरचनात्मक में किसका नाम आएगा बताओ? इमाइल दुर्खीम का। सर इसमें इमाइल दुर्खीम का, ठीक है, इमाइल दुर्खीम का नंबर आएगा। सर ये मीड्स वाले हर्बर्ट मीड्स होंगे। हर्बर्ट मीड्स, अभी हम लोग अभी इसके अंदर जब पढ़ेंगे ना तो हर्बर्ट मीड्स का ही नाम आएगा सबसे पहले। अगर हम अभी इसके पहले हम लोग जब पढ़ेंगे इसमें, तो जब कभी हम लोग पढ़ते तो इसका मुख्य रूप से आता है कि इसको दिया किसने था। तो जब कभी इसको देने की बात आती है, तो जब हम इसको देखते हैं तो जॉर्ज, जैसा कि अभी एक लोग ने बोला, जॉर्ज एच मीड का नाम आता है। ठीक है, जॉर्ज एच मीड का, ठीक है, किसका नाम आएगा? जॉर्ज एच मीड का, जॉर्ज एच मीड। ठीक, जॉर्ज एच मीड का नाम आता है। ठीक है, फिर इसमें इमाइल दुर्खीम का नाम आता है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में किसका नाम आएगा बताओ? कार्ल मार्क्स सर। कार्ल मार्क्स आएगा कॉन्फ्लिक्ट वाले में। हाँ, कार्ल मार्क्स। ठीक, कार्ल मार्क्स का नाम आएगा। तो ये चीजें हम लोगों को अब ध्यान देनी है। अब वन बाय वन हम लोग इसके बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। आप लोग क्या करोगे? आप लोग जब कॉपी जो बना रहे हो तो उसको कॉम्परेटिव वे में अभी से बनाते हुए चलना, ताकि आपको बहुत इजी वे, स्मूथ में आपको चीजें समझ में आए। ठीक है, कोशिश ये करना कि एक, जैसे आप मान लो पेजेस होता है, एक पेज को निकाला तो वो दोनों पेजेस को आपस में जोड़ दे, जैसे बता देते कैसे बनाना है आपको। हाँ, हेलो, आवाज आ रही ना? अब देखो, जैसे ये बनाया है, ये हमने बीच का पेजेस है, आपको दिख रहा होगा। ठीक है,
यस सर। आपको दिख रहा होगा जैसे ये बीच का पेजेस है आपका, आपने इसको पूरा का पूरा एक पेजेस को ऐसे यूज किया, आपने इसको ऐसे लंबे में यूज कर लो, पूरा ऐसे यहाँ पे लिख लिया, फिर ये पेज निकालने के बाद फिर दूसरे पेज में भी ऐसे करोगे। जब अलग अलग पेजेस पे आपने लिख लिया, अब उसको साथ में लेकर कैसे चलोगे, तो अब इसको क्या करोगे, ये बीच वाला पेज निकाल लोगे और उसको रख दोगे, और बगल में भी जो आपने लिखा है उसको भी वहां पर रख दोगे। तो ऐसे ही क्या करोगे, बीच में टेप लगा दोगे, तो जब कभी आप खोलकर पढ़ोगे ना तो दोनों चीजें आपके सामने रहेंगी, आपको पलट के देखना नहीं पड़ेगा। तो कॉम्पिटिटिव वे में ऐसे पढ़ना सीखोगे। जब ऐसे पढ़ना हम लोग सीखेंगे ना तो चीजें ऑटोमेटिक क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, कैसे होगी, और ऑटोमेटिक ज्यादा चीजें। चीज हम एक साथ पढ़, मतलब जैसे कंपेरेटिव में पढ़ेंगे ना सर, तो 3 चीज हम एक साथ में एट ए टाइम पढ़ लेते हैं और चीजें क्लियर हो जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। और अलग अलग पढ़ेंगे ना तो फिर टाइम टेकिंग भी होता है, और इसमें का उसमें ऐसा हो जाता है, जैसे नहीं, अभी आप ये पढ़ा रहे हैं हम लोग को तीनों बिल्कुल बिल्कुल, कंपेरेटिव इसीलिए में, हमने जब इसमें समय कम क्रैश लगेगा, कोर्स, कॉन्सेप्ट क्लियर बिल्कुल हो जाएगा। क्रैश कोर्स और कैप्सूल कोर्स जब हमने पढ़ाया था तो मैंने हर चीज को कॉम्पिटिटिव वे में लेकर ही चला था। जब मैंने इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शन बताया था, सिंबॉलिक इंटरेक्शन में सिंबल्स कम्युनिकेशन होता है। जब हम स्ट्रक्चर वाले में बताएंगे तो सोसाइटी स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे। जब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी हम बात करेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में हम लोग क्लास स्ट्रगल की बात करेंगे। तो ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स को लेकर हम लोग माइंड में ये सेट बना रहता है ना, तो कहीं पर भी आप जाओगे आपके माइंड में बेसिक चीज जब बन जाएंगी तो उसके बारे में आप स्मूथली तरीके से या बहुत सहज तरीके से बताना शुरू कर दोगे। ठीक है, अब जैसे इसमें सोशल बिहेवियर को इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंसी दी गई है, जबकि इसमें इंडिपेंडेंसी को ज्यादा इंपॉर्टेंसी दी गई है। इसमें इकोनॉमिकली रूप से ज्यादा हर चीजों को ध्यान दिया गया है। तो तमाम ऐसी चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलेगी। आपको जैसे मैंने बताया वैसे बनाकर अगर अभी से आप चलोगे तो आपको रिवीजन करने में समय कम लगेगा, आपको परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो बाद में होगा, अरे हम लोग को कॉम्पिटिटिव में पढ़ाना है, बताना है या बनाना है, तो जब कॉम्पिटिटिव में बनाना चाहोगे तो फिर से आपको चीजें सब समराइज करनी पड़ेगी। तो वो चीजें अभी से करना शुरू कर दें हम लोग। ठीक है, तो ऐसे टाइम बचेगा। क्लियर है? जी सर। चलो जी सर। चलो, तो सबसे पहले इतनी चीजें हो गई। अब इसके बाद हम लोग वन बाय वन इनको लेते हैं और इसी से स्टार्ट करेंगे पूरा का पूरा। ठीक है, तो इसको बाकी सब साफ करते हैं, फिर इसको लेकर चलते हैं और पूरे बोर्ड में इसी के बारे में पूरी बातें लिखी रहेंगी आपकी। बोर्ड का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जब लिख लेंगे पूरा। क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चन, अब बात ये आती है कि इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेंगे। इसमें से क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं बनते, इसमें से कोडिंग करके ही क्वेश्चन वो देते हैं। कैसा देते हैं, कोडिंग करके ही वो क्वेश्चन देंगे आपको। अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन, ठीक, एजुकेशन की बात करेंगे, जिसमें आज हम लोग पहले नंबर पे लेंगे, ठीक है, सिंबॉलिक इंटरेक्शन। सिंबॉलिक इंटरेक्शन जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रतीकात्मक, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया। ठीक है, चलिए अब इसके बारे में हम लोग डिस्कस करना शुरू करते, वन बाय वन पॉइंट्स को बनाते हुए शुरू करेंगे, डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज किसी को डिस्क्रिप्टिव में लिखना हो तो जो हम बोलते हैं क्लास होने के बाद आप लोग रिकॉर्डेड वीडियो जब देखते हैं तो वन बाय वन आप उसको लिख भी सकते हो। जैसे सबसे पहले जब इसकी बात करेंगे सिंबॉलिक इंटरेक्शन की, तो इसमें कहता है कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की उत्पत्ति अगर देखा जाए तो मैक्स वेबर के इस दावे से होती है कि व्यक्ति अपनी दुनिया के अर्थ की व्याख्या के अनुसार कार्य करते हैं। ठीक है, कैसे व्यक्ति अपनी अपनी व्याख्या के अनुसार कार्य करते हैं, मतलब अपनी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं। कह रहे कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन ट्रेस इट्स ओरिजिन टू मैक्स वेबर असर्टेशन, ठीक, assertion that individual act
according to their interpretation, ठीक है, अकॉर्डिंग टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द मीनिंग ऑफ देयर वर्ड, ठीक है। मतलब कुल मिला के मैक्स वेबर का नाम पहले मिलता है, ठीक, मैक्स वेबर का नाम पहले मिलता है। इसीलिए नेहा ने बोला था कि सर मैक्स वेबर का नाम क्यों नहीं है। उनके जवान पर ये बातें थी, उनके अंदर ये बातें थी, लेकिन उन्होंने हम क्लास में बोला नहीं, लेकिन हम समझ गए थे कि वो मैक्स वेबर के बारे में भी बात करना चाहती हैं, ठीक। तो सबसे पहले याद रखिएगा, मैक्स वेबर का नाम मिलता तो है इसमें, लेकिन इनके फाउंडर के रूप में नहीं मिलता है, ठीक है। इनके फाउंडर के रूप में किसको मिलता है? अब देखिए मैक्स वेबर का नाम मिलता क्यों है, क्योंकि मैक्स वेबर ने बताया कि ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है, प्रतीकात्मक अंतःक्रिया है, इसकी उत्पत्ति के बारे में उन्होंने एक दावा किया। इनका दावा क्या था कि जो भी व्यक्ति होते हैं इस दुनिया में जो भी काम करते हैं वह अपने अनुसार ही काम करते हैं, ठीक है। इंटरप्रिटेशन बोला ना, इंटरप्रिटेशन मतलब अपने अनुसार ही किसी काम को करते हैं, इसीलिए प्रतीकात्मक अंतःक्रिया उन्होंने नाम दिया। लेकिन इसका नाम मुख्य रूप से अमेरिका के एक व्यक्ति थे, ठीक है, कहां के थे? अमेरिकन थे, ठीक है। अमेरिकन कौन थे? अमेरिकन जो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था, एक अमेरिकन फिलोसोफर थे जिसका नाम था जॉर्ज एच मीड, ठीक, जॉर्ज एच मीड। तो जॉर्ज एच मीड का नाम सबसे ज्यादा जो है समाजशास्त्र के परिप्रेक्ष्य में इन्होंने सही तरीके से इसको डिफाइन किया है, ठीक है। कहते हैं द अमेरिकन फिलोसोफर जॉर्ज एच मीड इंट्रोड्यूस्ड बाय दिस पर्सपेक्टिव टू अमेरिकन सोशियोलॉजी इन द 1920, मतलब 1920 के दशक में। अब याद रखिएगा, ये जो बात करी थी 1920 के दशक में इन्होंने बताई थी, ठीक, 1920 के दशक में बताई थी ये पूरी की पूरी कहानी, ठीक है। कि ये जब अगर कहा जाए कि जॉर्ज एच मीड ने कब बताया था, तो 1920 के दशक में जो है अपनी ये पूरी सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में बताया था। अब इसमें 1 बाय 1 पॉइंट हम लोग नोट करेंगे। इसमें कहा इन्होंने कि प्रतीकात्मक अंतःक्रिया जो होती है यह एक सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत है। कैसा है? कह रहा है कि द सिंबॉलिक इंटरेक्शन इज माइक्रो लेवल थ्योरी द फोकसेस ऑन द रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल विद इन अ सोसाइटी। मतलब प्रतीकात्मक अंतःक्रिया जो है एक सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत है जो समाज के भीतर व्यक्तियों के बीच संबंधों पर केंद्रित है। तो कुल मिलाकर ये ये हो जाएगा माइक्रो, ठीक है। क्या हो जाएगा? माइक्रो लेवल थ्योरी, ठीक है। माइक्रो लेवल थ्योरी की बात बता रहे हैं, तो प्रति सिंबॉलिक इंटरेक्शन में एक चीज आपको मिल गई कि माइक्रो लेवल थ्योरी। अब माइक्रो के बारे में आप में से ही एक लोग बताओ कि माइक्रो लेवल क्या होता है। बताओ प्रिया जी, आप बताइए कि माइक्रो लेवल क्या होता है। इन लोग को समझाओ जरा एग्जांपल के द्वारा। माइक्रो मतलब होता है सर, मतलब स्मॉल कोई ग्रुप हो, समाज का छोटा ग्रुप, इसके बारे में कह सकते हैं। थोड़ा सा मैं कंफ्यूज रहती हूँ सर माइक्रो जी बताएंगे हम लोगों को, ठीक है, सविता जी बताएं। जी सर। हाँ, माइक्रो लेवल बताइए, माइक्रो लेवल क्या होता है? माइक्रो लेवल मतलब छोटा लेवल पे वो करना, नहीं डिफाइन नहीं कर पाऊंगी सर। ओके मैं समझ पा रही हूँ, जो ये है कि मतलब जैसे समाज का कोई, सपोज एक समाज में कई तरह की कोई संस्कृति के लोग रह रहे हैं, तो कोई एक कम्युनिटी के जैसे हाँ सर, जैसे हमारी जनजातियां होती हैं उसमें से एक छोटा सा समूह माइक्रो लेवल पे होता है, वो अपनी संस्कृति और उन चीजों को आगे बढ़ाए, सिद्धांतों को। तो यहाँ पर जो बताने का माइक्रो लेवल थ्योरी का मतलब है, माइक्रो लेवल थ्योरी का मतलब ये हुआ कि अगर हम एक बड़े से समूह को लें
अब बड़े से समूह को सिंबल कर दें कि हाँ मुझे उस क्षेत्र में जाना है। अब उस क्षेत्र में जाएंगे, जाने के बाद उन लोगों से मिलेंगे तो समय ज्यादा लगेगा ना। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन में कहा जाता है किसी भी चीज को अगर जानना है कि दो लोगों के समाज में कुछ व्यक्तियों के बीच कैसा संबंध है, उनको गहराई से जानना होगा, तो उनको कम लोगों को वो लेंगे। जब कम लोगों को लेते हैं तो इसीलिए कम लोगों को लेने की वजह से या कम लोगों को लेने की वजह से इसको माइक्रो लेवल थ्योरी कहा गया कि मतलब सूक्ष्म स्तरीय सिद्धांत का प्रयोग करके समाज के भीतर जो लोग रहते हैं उनके बीच संबंधों को जानने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि इंडिविजुअल विथ इन सोसाइटी की बात करते हैं, कि रिलेशनशिप पर फोकस करते हैं। ठीक, रिलेशनशिप कैसे रिलेशनशिप पे कह रहे कि इंडिविजुअल्स विथ इन सोसाइटी, जो समाज के भीतर जो व्यक्ति हैं उन व्यक्तियों के बीच जो संबंध होता है उसके बारे में ये कहते हैं। समझते हैं? आपका क्लियर है ये पॉइंट? यहाँ पर बताओ माइक्रो लेवल थ्योरी के बारे में सबको क्लियर है यहाँ पर ये पॉइंट? जी सर। सर जैसे हम लोग सैम्पलिंग में करते हैं। हाँ, सोनाली भी कुछ बोलना चाहेंगी? सोनाली बताओ। जैसे कोई सर लोकल लेवल पे हम कुछ रिसर्च का पॉपुलेशन ले रहे हो, उसका कोई इंडिविजुअल कुछ सोशल कॉन्टेस्ट उसमें देखना चाहते हो, छोटा सा ग्रुप का हम कुछ पर्टिकुलर सोशल कॉन्टेस्ट उसमें देखना चाहते हो लोकल लेवल पे, तो हम माइक्रो लेवल पे मतलब करते हैं उस पे रिसर्च। जैसे एक क्लास में सर छोटा सा प्रोजेक्ट देखना, हाँ पायलट प्रोजेक्ट जिस तरह से अगर जिन लोगों ने बीएड किया है, पायलट माइक्रो प्रोजेक्ट। टीचिंग होती है, माइक्रो टीचिंग आज जी का, सर हाँ हाँ माइक्रो यस टीचिंग होती है। तो माइक्रो टीचिंग में क्या होता है, हाँ सर, 6 से 10 बच्चों का एक समूह होता है। उस यस समूह में हाँ स्वयं छात्र शिक्षक जो उठकर अपने ग्रुप को पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद फीडबैक लिया जाता है। तो कुल मिला के एक छोटा समूह जो होता है उसी को सूक्ष्म कहते हैं, माइक्रो कहते हैं। अब लेवल हो गया तो सूक्ष्म स्तर पर जो सिद्धांतों का हम प्रयोग करेंगे, छोटे छोटे सिद्धांतों को बनाकर जो हम प्रयोग करें, वही माइक्रो लेवल थ्योरी का हो गया। अब इसमें कहा जाता है कि जब माइक्रो लेवल थ्योरी का हम जब यूज कर रहे हैं तो इसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट वे रोल करेगा। अब कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट वे रोल करेगा? कह रहा है कि कम्युनिकेशन द एक्सचेंज ऑफ मीनिंग थ्रू लैंग्वेज एंड सिंबल्स is believed to be the way in which people make sense of their social worlds। ठीक, मतलब क्या कह रहा कि संचार जो होता है वह भाषा और प्रतीक के माध्यम से अर्थ का आदान प्रदान करना माना जाता है। जो कम्युनिकेशन होता है, जैसे हमारे और आपके बीच कम्युनिकेशन है ना, कि हम अपनी भाषा के भी माध्यम से बता रहे हैं और प्रतीकों के माध्यम से भी हम बता रहे हैं, हम बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं। तो हमारे और आपके बीच क्या है, एक इंटरेक्शन या एक संबंध बन रहा है ना। इसीलिए इसमें कह रहा है कि जिस तरह से लोग अपने सामाजिक दुनिया को समझने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, तो कम्युनिकेशन की भूमिका इसमें ज्यादा है और दोनों में आपको नहीं मिलेगा। स्ट्रक्चर वाले में भी नहीं मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट वाले में भी कम्युनिकेशन कम पढ़ने को मिलेगा। कम्युनिकेशन की अगर बात जहां पर आ जाएगी तो आपको माइंड में ये मेकअप करके चलना है कि कम्युनिकेशन वाली बात बोल रहे हैं तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन में ही आएगा ये। क्लियर? अब इतनी चीजों की फिर इसमें कुछ सिद्धांतकारों के नाम आते हैं कि इसके साथ साथ कुछ लोग और कौन से हैं। तो इसमें एक नाम आपको पढ़ने को मिलेगा, हर्मन एंड रेनॉल्ड्स। ठीक है, हर्मन एंड रेनॉल्ड्स ने कुछ चीजों को बताया। इन्होंने कहा कि यह परिप्रेक्ष्य जो है लोगों को केवल कार्य किए जाने के बजाय सामाजिक दुनिया को आकार देने में सक्रिय रूप में देखते हैं। मतलब कि ये कह रहे हैं कि ये जो पूरा संसार है, संसार में जो समाज है, समाज को एक स्ट्रक्चर, एक ढांचा बना रहे, मतलब कुल मिला के एक शेपिंग देने का जो काम कर रहे हैं, यही आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शन करता है। कह रहे हैं कि theoristic Herman and Reynolds note that this perspective sees people as being active in, देखिए क्या कह रहा, active in shaping the social world rather than simply being acted upon। ठीक है, एक्टेड अपॉन मतलब जो ये दुनिया बन रही है, दुनिया को एक शेप के रूप में कौन बता रहा है? तो याद रखिएगा कि शेप के रूप में।
ठीक, शेपिंग के रूप में कौन बता रहा है इस सोशल वर्ड को? सोशल, सर वो साइंटिस्ट का नाम हाँ, बोल दीजिए सोशल एक वर्ड बार। को, जो सोशल वर्ड को शेपिंग के नाम के रूप में कह रहा है कि ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शन है ये सोशल वर्ड को एक शेप, एक आकार प्रदान करता है। तो ये बात किसने बोली है? तो ये हर्मन एंड रेनॉल्ड्स ने बोली। किसने बोली है? हर्मन एंड रेनॉल्ड्स। ठीक है, रेनॉल्ड्स, हर्मन एंड रेनॉल्ड्स ने बोली है। याद रखना है कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन में जब कभी सामाजिक दुनिया को या सामाजिक विश्व को या सामाजिक समूह को जब कभी कोई एक वो बताएगा किसके रूप में? शेपिंग के रूप में, एक आकार देने वाली प्रक्रिया के रूप में, तो इन दोनों का नाम आ जाएगा। क्लियर है ये पॉइंट? इतने पॉइंट बताओ, सबको क्लियर है ना? जी सर। ठीक है, अब इतनी चीजें होगी तो इसमें और क्या कहता है? अब सिंबॉलिक इंटरेक्शन में इतना हो गया। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में कहता है कि प्रतीकात्मक जो अंतःक्रिया, सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो सिद्धांत है, इसमें सामाजिक अर्थ की व्याख्या पर विशेष ध्यान दिया गया है। क्या कह रहा है? सिंबॉलिक इंटरेक्शन थ्योरीज फोकसेस ऑन द इंटरप्रिटेशन सोशल मीनिंग। ठीक है, इंटरप्रिटेशन सोशल मीनिंग। तो फिर इसमें कहता है कि जो व्यवहार को दिया जाता है, इसमें बोला कि जिस तरह से व्याख्या सामाजिक दुनिया की करी जाती है, लोगों की पहचान करी जाती है, कैसे करी जाती? व्यवहार करते समय, उनकी निर्माण करते समय, किसी बात को वो शुरू कर रहे हैं तो उनके सिंबल्स की तरीके हम पढ़ा रहे हैं, हमारे हाव भाव पढ़ाने का तरीका जो होता है, हाथ हिलाने का तरीका या मुड़कर बताने का तरीका, तो ये सब के सब हमारे बिहेवियर में जुड़े हुए होते हैं, जो कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग को कंस्ट्रक्टिविज्म पढ़ने को मिलेगा। क्या मिलेगा इसी में? कंस्ट्रक्टिविज्म। ठीक, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या बोलते हैं? रचनात्मक, रचनावाद बोलते हैं हम लोग। ठीक है, रचनावाद बोलते हैं। अब देखिए इसमें क्या कहता है? इसमें रचनावाद में क्या होगा कि इसमें कहता है, कह रहा है कि रचनावाद या रचनात्मक प्रतीकात्मक अंतःक्रिया के अंतर्गत, इस सिद्धांत के अंतर्गत यह बताया जाता है कि वास्तविकता वह है जिसे मनुष्य संज्ञानात्मक रूप से जानते हैं। किसमें? इसमें कह रहा है कि व्यक्ति जो है कॉग्निटिव रूप में किसी भी चीज को जानते हो। ठीक है, कॉग्निटिवली इस कंस्ट्रक्टिविस्ट की बात करते हैं। कुल मिला के इसमें कॉग्निटिव की बात करेगी। ठीक है, यहां पर क्या बताना चाह रहे हैं? रचनावाद इसमें बताना चाह रहे हैं कि जो रचनात्मक प्रतीकात्मक मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म सिंबॉलिक इंटरेक्शन जो होता है, इसके अंतर्गत मुख्य रूप से ये देखा जाता है कि मनुष्य किसी भी चीज को कितने सच्चाई से या कितने जागरूक होके काम कर रहा है। ठीक है, जब कभी ऐसी कंडीशन आएगी तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अंतर्गत ये बातें हम लोगों को पढ़ने को मिलेंगी यहाँ पर। क्लियर? सर जागरूकता को बस देखते हैं। हाँ, उनके मोटिवेशन को देखते हैं हम लोग। जब कभी, अब मोटिवेशन कैसे होगा? जो कॉग्निटिव वे में सही तरीके से होगा, जो अपने आप में एनर्जी भरकर या अपने आप में कोई जोश लेकर ही आएगा पढ़ने के लिए, तो वो हमेशा नई चीजों के बारे में खोजेगा, नई नई बातें आपसे डिस्कस करेगा। तो ये सब चीजें यहाँ पर आती है। क्लियर? यस सर। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज और बोला जाता है। अब यहाँ पर एक विशेष ध्यान देना होगा कि जब कभी हम सिंबॉलिक इंटरेक्शन की बात करते हैं, जॉर्ज मीड का नाम आता है, जॉर्ज एच मीड का पूरा नाम है जॉर्ज हर्बर्ट मीड। ठीक है, इन्होंने जो है इसके संस्थापक माने जाते हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी इनकी कोई चीज प्रकाशित नहीं हुई, बल्कि मीड के छात्र थे एक हर्बर्ट ब्लूमर। कौन थे? हर्बर्ट ब्लूमर ने प्रतीकात्मक अंतःक्रिया शब्द को गढ़ा और बुनियादी रूप से इसको रेखांकित किया।
ठीक है। तो हर्बर्ट ब्लूमर ने जो है इस शब्द की रचना करी थी। पढ़ने को हम लोगों को जॉर्ज एच मीट के नाम से ही आता है। जब रचना करी तो मतलब उनके शिष्य थे, इन्होंने बता दिया, सब कुछ इससे पब्लिश हो गया। जैसे आप कह सकते हो कि बुद्ध जी ने कुछ नहीं लिखा, लेकिन बुद्ध की रचनाओं के बारे में हम लोग को पढ़ने को मिलता है ना, कि उनकी बातों को पढ़ने को मिलता है कि बौद्ध दर्शन किसने दिया, तो बौद्ध दर्शन जो है भगवान बौद्ध ने दिया। लेकिन इसी प्रकार हर्बर्ट मीट के बारे में हेलो। हाँ बोले, म्यूट हो गया लगता है। उन्होंने इतनी बातें कर ली, ठीक है। पूरा का पूरा हम लोगों ने डिस्कस किया, यहाँ तक हम लोगों ने कॉग्निटिव वे में आ गए थे। और हम लोग बात ये कर रहे थे कि जॉर्ज हर्बर्ट मीड को संस्थापक या फाउंडर या फादर इसका माना तो जाता है, लेकिन इस पर काम किसने किया? हर्बर्ट ब्लूम ने, ठीक है। हर्बर्ट ब्लूमर ने इनको एक वर्ड पॉइंट किया, सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म की बात करी थी ना, इंटरेक्शन की बात करी। तो बुनियादी तौर पर इन्होंने बताया था, तो इनके हर्बर्ट ब्लूमर के आधार पे कुछ चीजें हम लोगों को पढ़ने को मिलती है। जैसे इन्होंने बोला कि मनुष्य उन चीजों के लिए दिए गए अर्थों के आधार पर चीजों के साथ बातचीत करता है जो हम लोगों को निर्धारित की हो, कि मतलब जो चीजें निर्धारित होती हैं किसी दूसरे अर्थ के लिए, समाज से बातें करने के लिए। तो कुल मिला के इन्होंने जो बेस दिया है, जो आधार दिया हर्बर्ट ब्लूमर ने कहा कि हर एक मनुष्य जो एक दूसरे मनुष्य से जुड़ा है, तो कोई ना कोई सिंबॉलिक आधार है, कोई ना कोई प्रतीकात्मक आधार है, जिसकी वजह से एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हमेशा जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला है कि व्यक्तियों को सिंबॉलिक बेस जो बताया है वो हर्बर्ट ब्लूमर ने बताया है इसमें, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें कुछ प्रिंसिपल्स हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे, ठीक है। क्या मिलेगा? प्रिंसिपल, ठीक। प्रिंसिपल्स हम लोग को पढ़ने को मिलेंगे। तो प्रिंसिपल्स इसमें देखिए क्या आएगा। सबसे पहले नंबर एक पे हम लोग जानेंगे। इसमें कहा गया कि मनुष्य में विचार करने की क्षमता होती है, ये इसके प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है। सिंबॉलिक इंटरेक्शन के प्रिंसिपल्स क्या है? इन्होंने बोला कि ह्यूमंस हैव कैपेसिटी फॉर थॉट। क्या बोला है? मनुष्य में विचार करने की क्षमता होती है। तो कैपेसिटी फॉर थॉट्स बोलिए, ठीक। इन्होंने क्या बोला? कैपेसिटी फॉर थॉट की, कैपेसिटी फॉर थॉट, ठीक। कैपेसिटी फॉर थॉट की बोली। दूसरा इनका प्रिंसिपल क्या है? दूसरे प्रिंसिपल में इन्होंने बोला है कि जो विचार होते हैं सामाजिक संपर्क से आकार लेते हैं। जो हमारे विचार, बोले कि थॉट इज शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन, ठीक है। क्या कह रहा है कि थॉट इज शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन की बात बोल रहे हैं। लिख दे, इसको लिख देते हैं। अच्छा तीनों, हाँ क्या बोले? थॉट इज शेप्ड, ठीक है, शेप्ड बाय सोशल इंटरेक्शन की बात हम लोग करते हैं, ठीक है। सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं हम लोग। सर सबको म्यूट कर दीजिए। म्यूट कर दिया, ठीक। अब ये हो गया। फिर ये नंबर 2 पर हो गया। तीसरा प्रिंसिपल इनका क्या होता है? तीसरे प्रिंसिपल में इन्होंने बोला कि जो बातचीत का जो माध्यम होता है, इन्होंने बोला कि बातचीत के माध्यम से लोग प्रतीकों और अर्थों को सीखते हैं। जैसे आपसे हम बात करें, आप हमसे बात करें, तो हम लोगों में एक क्या इंटरेक्शन हो गया है। इंटरेक्शन का मतलब हम लोगों में अंतःक्रियात्मकताएं चीजें जुड़ गई हैं कि हम लोग एक दूसरे की बिना कही बातों को भी हम लोग जुड़ कर समझ सकते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो लोग बातचीत के माध्यम से जुड़े रहते हैं, लोग प्रतीक और अर्थों को वहां पर सीखते हैं, उन्हें सोचने की अनुमति देते हैं। अनुमति का मतलब सोचने के तरीके देते हैं। बोल रहा है कि थॉट इंटरेक्शन पीपल लर्न्स symbols and meaning that allow them to think। फिर इसमें कहते हैं कि अर्थ और प्रतीक, देखिए तीसरे पॉइंट में क्या बोला इन्होंने? allow them to think, ठीक है। क्या होते हैं इसमें? allow
देम टू थिंक। ठीक, थिंक की बात करते हैं। ठीक है, यहां सोचने की अनुमति दी जाती है तीसरे पॉइंट में। फिर चौथे पॉइंट में इन्होंने क्या बोला, चौथे पॉइंट पे इन्होंने बोला है कि इसमें बोला कि मीनिंग एंड सिंबल्स अलाउ फॉर ह्यूमन एक्शन। यहाँ पर अर्थ और जो है प्रतीक मानव को क्रिया करने के लिए, काम करने के लिए अनुमति देते हैं, छूट देते हैं। मतलब यहाँ पर मीनिंग एंड सिंबल्स अलाउ फॉर ह्यूमन एक्शन, तो कुल मिला के यहाँ पे ह्यूमन एक्शन हो जाता है। ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं, जब ह्यूमन एक्शन की बात करते हैं तो छठवें नंबर पे आता है आपका, सॉरी पांचवें नंबर पे। ठीक, पांचवें नंबर पे क्या कहता है, पांचवें नंबर पे कहता है कि लोग किसी स्थिति की व्याख्या कर सकते हैं और अपनी कार्रवाई या बातचीत को संशोधित भी कर सकते हैं। मतलब इसमें कह रहा है कि पीपल कैन इंटरप्रिटेट ए सिचुएशन एंड मॉडिफाई देयर एक्शन और इंटरेक्शन। मतलब पांचवें वाले में कहते हैं कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन में व्यक्ति जो अपनी व्याख्याओं को अपनी बातों को बता भी सकता है और उसमें संशोधन भी कर सकता है। तो ये आपका पांचवें पॉइंट में था। ठीक है, मॉडिफिकेशन कुल मिला के कह देंगे, मॉडिफिकेशन की बात बोलते हैं। फिर छठवें नंबर पर जब हम लोग आएंगे तो छठवें नंबर पे ये हम लोग क्या बताते हैं, ठीक, छठवें नंबर पे हम लोग कहते हैं पीपल कैन क्रिएट ऑन मीनिंग। यहां पर जब इतने बोला कि संशोधित जब करोगे तो लोग अपने स्वयं के अर्थों को बना सकते हैं, कि यहाँ पे खुद चीजों को बनाएंगे, कहेंगे पीपल कैन क्रिएट ऑन मीनिंग। तो क्रिएशन की बात आएगी यहाँ पे, क्रिएशन। अब क्रिएट क्या करेंगे, मीनिंग करेंगे। मीनिंग मतलब अर्थों को अपने तरीके से यहाँ पर बताने का प्रयास करेंगे। और जो सातवां नंबर है, सातवें नंबर में क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला है कि अब जो है समूह और समाज दोनों की कार्रवाई या दोनों की बातचीत, ठीक है, सातवें में क्या होगा, आपका पैटर्न बन जाएगा। ठीक, पैटर्न की बात होती है, तो यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे बन जाएंगे आपके, लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पैटर्न की बात करते हैं। कुल मिला के इतनी चीजें इनके प्रिंसिपल के रूप में, इनके प्रिंसिपल्स में आते हैं यहाँ पर। सर पैटर्न में क्या होगा, पैटर्न में इनमें कि समाज को किस, मतलब कि सिंबॉलिक इंटरेक्शन में जब कभी आप एंटर करोगे तो उनको प्रिंसिपल्स को किन किन तरीकों से, किन किन ढंगों से आप उसको करना चाहोगे। तो इन्होंने पहले जैसे पैटर्न में है ना, पैटर्न में इन्होंने बोला कि सबसे पहले मनुष्य को सोचने समझने की क्षमता होती, इन्होंने बताया। दूसरे में बताया कि सामाजिक इन्होंने सिंबल सोशल इंटरेक्शन के बारे में बताई कि लोग जो है एक दूसरे से अपने विचारों के संपर्क में जुड़ के अपना आकार बनाएंगे, शेप बनाएंगे। फिर तीसरे पॉइंट पे इन्होंने बोला कि जब शेप बना लोगे तो वहां पे जब शेप बनाओगे तो शेप के अंदर कुछ लोग रहेंगे ना, तो उन लोगों के बीच कोई संबंध होगा। उन संबंधों में हम लोग क्या होते हैं, उनके प्रतीकों को, उनके अर्थों को सीखते हैं और सोचते हैं और समझते हैं। तीसरे पॉइंट में हुआ। चौथे पॉइंट में उन्होंने बोला कि जब सीख लोगे, समझ लोगे तो हम काम करना, एक्शन करना शुरू कर देंगे। तो मानो यहाँ पे एक्शन करना शुरू कर देंगे। फिर जब हम पांचवें पॉइंट पे जाएंगे, जब एक्शन करेंगे, अब ये बताओ जो हमने सीख लिया, सीखने बाद एक्शन या काम करने लगे, जब काम करेंगे देखेंगे अरे ये काम तो इस तरीके से नहीं हो रहा, इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफाई कर सकते हैं, कुछ नया जोड़ सकते हैं। तो पांचवें पॉइंट में मॉडिफिकेशन की बात करिए। जब इन्होंने कहा कि जब आप मॉडिफिकेशन करोगे, उसमें कुछ बदलाव करोगे, भाई जब बदलाव हम करेंगे तो कुछ उसमें नई चीजें बनकर तो आएंगी ना। पुराने में जब नई चीजों को जोड़ते हैं तो उसमें क्रिएट करते, कोई नई चीज बनती है, ये क्रिएशन आ जाता है। क्रिएशन के बाद जब हम देखते हैं तो पूरा का पूरा ये पैटर्न के रूप में आ जाता है, सोशल और समाज के रूप में। तो कुल मिला के सबसे पहले नंबर पे कैपेसिटी हो जाएगी, ठीक है। कैपेसिटी के बाद आपका शेप आ जाएगा, ठीक, शेप आ जाएगा। शेप के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, आपका शेप के बाद थिंग्स आ जाएंगे,
थिंक आ जाएगा आपका। थिंक के बाद क्या आ जाएगा आपका, टी बना दो ना, थिंक के लिए टी बना दो, टी बना दो, थिंक ये आ जाएगा, ठीक है, टी आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा, टी के बाद ह्यूमन एक्शन, तो एच ए बना दो, ह्यूमन एक्शन आ जाएगा। ह्यूमन एक्शन के बाद क्या आएगा आपका, मॉडिफिकेशन आ जाएगा, एम आ जाएगा, मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन के बाद क्रिएशन आ जाएगा, सी, सी आर हो जाएगा, क्रिएशन। क्रिएशन के बाद फिर पैटर्न आ जाएगा आपका, ठीक है, पैटर्न आ जाएगा। तो ऐसे इसको बना सकते हो, ठीक है, ऐसे क्रम में बना सकते हो, नंबर 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो आपको याद कैसे रखना है, याद करने में सबसे पहले हमारे अंदर कैपेसिटी है, हम कुछ कर सकते हैं। जब हमारे अंदर कैपेसिटी है तो हमने क्या किया, एक आकार बनाना शुरू किया। अपना आकार का मतलब कि जब हम सोचते हैं कि मान लो कहीं बैठे हैं, अब हमारे मन में आया कि हमें एग्जाम के लिए कैसे करना है, कुछ टाइम टेबल, तो हम सोचते नहीं हम ये काम कर लेंगे। तो आप क्या करोगे, एक सादा पेज लोगे, सादे पेज में लेने के बाद सबसे पहले एक डिजाइन तैयार करोगे, एक खाका खींचोगे। खाका खींचने के बाद फिर कुछ लोगों से बात, अब खाका जैसे मान लो टाइम टेबल बना रहा है, खाका खींच लिया हमने, अब हम कुछ लोगों से बात करेंगे ना कि भाई करना तो है हमें टाइम टेबल तैयार, लेकिन कुछ 2-4 लोगों जो सफल होंगे उन लोगों से बात करेंगे, भैया कैसे करते हो, कैसे पढ़ते हो, कैसे, तो उन सब चीजों को हम सोचेंगे, उनसे बात करेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, उनकी बातों को सोचेंगे समझेंगे। तो पहले में हम लोगों ने डिसाइड किया है, पहले वाले में क्या है, अपनी कैपेसिटी को जान लिया कि हाँ हम कर रहे हैं, दूसरे हमने शेप बना दिया, तीसरे में मैंने सोचा, चौथे में अब हमने एक्शन किया। जब हमने सोचा तो एक्शन किया, तो हमने बना लिया, एक्शन किया। एक्शन करने के बाद अब हमने देखा कि दूसरे की बातों को जान तो लिया, अब उसमें कुछ नया हम जोड़ेंगे, अपने अनुसार जोड़ेंगे, मतलब मॉडिफिकेशन करेंगे। मॉडिफिकेशन करके न्यू मीनिंग्स को लाएंगे। तो मॉडिफिकेशन करके न्यू मीनिंग्स लाई, जब न्यू मीनिंग्स लाई तो वो क्रिएट हो गया, क्या हो गया, बनकर तैयार हो गया। जब आपके सामने बनकर तैयार हो गया तो यही आपका पैटर्न हो गया आपका। क्लियर पॉइंट सबको, सात के सातों पॉइंट इनके प्रिंसिपल बताओ जी सर। ना, बिल्कुल। तो ऐसे ही हम लोगों के माइंड में एक कंसेप्ट तैयार हो जाएगा आपका, ठीक है, सभी को क्लियर है ना, किसी को कोई डाउट तो नहीं, यहाँ पर सब पूरा एकदम क्लियर है, आप बताओ। हम क्लियर हो गया। हाँ ठीक क्लियर है सर। ठीक। तो ये इतनी चीजें इसमें थी। फिर इसके बाद इसमें अकॉर्डिंग टू सिंबल इंटरेक्शन के बारे में हम जब पढ़ेंगे तो इनके दृष्टिकोणों के अनुसार इसमें कहा गया कि प्रतीकों की व्यक्तिगत व्याख्या के अनुसार कुछ कार्य करते हैं। इसमें जैसे मौखिक वार्तालाप, वर्बल कन्वर्सेशन होता है भाई, जब कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन में वर्बल कम्युनिकेशन भी आएगा, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी आएगा। तो वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, मौखिक वार्तालाप में क्या होता है, जिसमें बोले गए शब्द प्रमुख प्रतीकों के रूप में कार्य करते हैं। वर्बल में क्या होता है, वर्बल में जैसे टेबल सुनते हैं छोटे बच्चों से ना, सुनते हैं सुनते, तो वहां पे उनके शब्दों जो वो टेबल सुनाते हैं उनकी टेबल को ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस ही दी जाती। कुल मिला के व्यक्ति परक व्याख्या को विशेष रूप से स्पष्ट करता है। अब वर्बल रूप में कोई कहानी सुनाए तो हम उसी को ही सच मानेंगे, उसी की बातों पर ही ध्यान देंगे, तो ये वर्बल हो जाएगा आपका इसमें, ठीक है। तो ये चीजें यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलती है। क्लियर, ये पॉइंट बताओ सबको। जी सर। ठीक है। अब वर्बल के बाद इसमें जब कभी हम बात करेंगे तो इसमें कुल मिला के सेंडर की बात करते हैं, ठीक है। सेंडर कम्युनिकेशन की बात करेंगे तो कम्युनिकेशन में सेंडर और रिसीवर ये हम लोगों को आएगा ही। तो इसका एक बना लेते हैं चार्ट, इसको साफ कर दे, छोटा सा कहीं इसको साफ करके यही बना दे पूरा ना, ठीक है। दिख रहा है, देखते हैं जस्ट सेकंड, ठीक है, दिख रहा है ना, यस सर। यस। अब दिख रहा है सही से, ठीक है। तो सबसे पहले इसका एक ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या आएगा आपके पास, यहां पर सबसे पहले हम बनाएंगे मैसेज, ठीक है, मैसेज बनाएंगे। मैसेज, तो मैसेज में सबसे पहले क्या आता है, मैसेज के बाद हम लोग क्या करेंगे, डिकोड करेंगे सबसे पहले, ठीक है। क्या करेंगे, डिकोडर या डिकोडर होगा आपका,
ठीक है। मैसेज या डिकोडर होता है, डिकोडर को ही हम लोग क्या कहते हैं, इंटरप्रिटेटर भी बोलते हैं डिकोडर को, इंटरप्रिटेटर बोलते हैं, ठीक, इंटरप्रिटेटर बोलते हैं हम लोग। इसी को हम लोग एक नाम और जानते हैं, डिकोडर, इंटरप्रिटेटर भी बोलते हैं, या एनकोडर भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं, एनकोडर, एनकोडर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। फिर ये एनकोडर फिर क्या करेगा, फिर ये मैसेज यहाँ पर पास करेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा एक गोला अंजू है। लता जी आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को प्लीज। ठीक है, ठीक है, कर लो। ये हो गया, ये ऐसे बनेगा, ये ऐसे। अब यहाँ पर जो आएगा, यहाँ पर होगा, ये होगा एनकोडर, ठीक है। एनकोडर इसको बोलते हैं। एनकोडर के साथ इंटरप्रिटेटर यहाँ पर आएगा, ठीक है। इंटरप्रिटेटर आएगा, इंटरप्रेटर, ठीक है। इंटरप्रेटर के साथ यहाँ पे फिर लास्ट में डिकोडर आ जाएगा, ठीक। तो ये इसका क्रम बनता है। कैसे क्रम बनेगा, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैसेज दिया, मैसेज देने के बाद डिकोड हुआ, डिकोड के बाद इंटरप्रिटेट हुआ, इंटरप्रिटेट के बाद फिर एनकोड हुआ। जब एनकोड हुआ तो ये फिर किसी और को मैसेज देगा, ये मैसेज देगा तो ये मैसेज देगा, फिर डिकोड होगा, डिकोड इंटरप्रिटेट होगा, फिर एनकोड होगा, ठीक है। तो फिर एनकोड वाला ही, तो ये क्रम ऐसे चलता रहेगा। एग्जाम में हम लोग क्या आता है ना, एग्जाम में कि यहाँ का इसका सीरियल क्या होगा, तो इसका सीक्वेंस यही होगा कि पहले नंबर पे मैसेज आएगा, दूसरे नंबर पे डिकोड आएगा, तीसरे नंबर पे आपका इंटरप्रिटेट आएगा, चौथे नंबर पे एनकोड आएगा। तो ये क्रम हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। ये क्रम हम लोगों को क्या करना है, याद रखना है, ठीक है। जी सर। हाँ, ये यही क्रम हम लोग को फर्स्ट पेपर में भी पढ़ने को मिलता है, या हम लोग जब कम्युनिकेशन पढ़ते हैं अपने सिलेबस में। कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है ना, हाँ, हाँ, यूनिट 4। हाँ, हाँ सर, कम्युनिकेशन में है। हाँ, उसमें भी हम लोग को देखने को मिलेगा। तो इतनी चीजें होगी। तो इसमें कहा गया कि समाजशास्त्री विश्लेषण के स्तर पर सूक्ष्म समाजशास्त्र कहा, इसको सूक्ष्म समाजशास्त्र भी कहा जाता है। किसको, माइक्रो सोशलॉजी इसको कहा जाता है। याद रखिएगा, माइक्रो सोशलॉजी भी इसको ही कहा जाएगा, ठीक। माइक्रो सोशलॉजी की भी बात अगर जब करें तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन को ही कहा जाता है यहाँ पर। तो ठीक है, तो यहाँ तक ये पूरा का पूरा क्लियर हुआ, सबको बताओ। जी सर। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपका पूरे बोर्ड में केवल सिंबॉलिक इंटरेक्शन के बारे में ही बना है। अब आपने पूरे पेज में, एक पेज में अगर आपका बन गया होगा तो काफी बेहतर तरीके से ये बन गया होगा आपका। क्लियर है ये पॉइंट, बताओ। जी सर। सर एक बार इसको हिंदी में बता दीजिए, डिकोडर और इनकोडर को हिंदी में बताइए। क्या करें, इसका हिंदी में बताएं। हिंदी में बताइए सर। अच्छा, चलो हिंदी में मैं बात करूं इससे। सबसे पहले मैसेज को हम लोग क्या बोलते हैं, संदेश बोलते हैं, संदेश। ठीक। अब डिकोड को क्या बोलेंगे हम लोग, सेंडर और रिसीवर तो जानते हैं। डिकोड को, डिकोड का करने का मतलब जो, हाँ, कोट होता है ना, क्या होता है, कोड, डिकोडर यानी वो अपने माइंड में एक कोड वर्ड बना लेता है। डिकोड नहीं, मैसेज, जैसे मैंने मैसेज को भेजा, मैसेज से डिकोड का मतलब हुआ कि जो जिसके पास भेज रहे हैं वो रिसीवर होगा, ठीक है। ये मैसेज सेंडर जो आएगा, सेंडर डिकोड, डिकोड का मतलब कि हमने सेंड कर दिया, डिकोड का मतलब सेंड मतलब भेजने वाला, ठीक, भेजने, इसको बोलेंगे भेजने वाला, ठीक है। भेजने वाला लिख लीजिएगा डिकोड को। अब भेजने वाला, इंटरप्रिटेट का मतलब क्या हुआ कि जो पढ़ रहा है, तो यहाँ पे रिसीवर हो जाएगा, इसको मतलब रिसीवर पढ़ने वाला,
पढ़ने वाला रिसीवर हुआ। अब रिसीवर फिर आपको रिप्लाई करेगा, क्या करेगा, एनकोड करेगा। तो ये एनकोड का मतलब क्या हो, रिप्लाई करने वाला, रिप्लाई का मतलब उत्तर देने वाला, उत्तर देने वाला। तो ये एनकोड किया, जब उत्तर देगा तो फिर ये मैसेज किया इसको, जब ये मैसेज जाएगा तो फिर ये डिकोड होगा, फिर इंटरप्रेट होगा, फिर एनकोड होगा आपका। ठीक है, तो ये इसकी कहानी चलेगी ऐसे। ठीक है, तो सबसे पहले मैसेज संदेश हुआ, टिकट। हाँ बोले सर, इन कोड का तो कोड होता है ना, कि जैसे कोई कोडिंग बना के वो भेजता है उसे, वो मुझे भी ऐसा लग रहा है हाँ, कि पहले ई आएगा फिर डी आएगा। नहीं हाँ सर, जब कभी हिंदी हम में देखिए, उसको जब कभी हम कोड मैसेज करते हैं तो मैसेज करने के बाद सबसे पहले डिकोड होता है। डिकोड का मतलब होता है टाइप होना, मैसेज को टाइप किया ना, सबसे पहले मैसेज को डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद जब हमने उसको भेजा, भेजने के बाद इंटरप्रिटेट का मतलब हुआ कि जो सामने वाले के पास गया, सामने वाले ने उसके बारे में पढ़ा, समझा और उसका एनकोड कर दिया। एनकोड का मतलब क्या हुआ, वो रिप्लाई करेगा हमें, अपने तरीके से मैसेज डालेगा। जब वो एनकोड कर देगा, एनकोड करने के बाद फिर से हमारे पास भेज देगा, तब वो मैसेज में चलाएगा। सर लेकिन मानो सर, मैं एक जगह देखी थी, वहां पे पहले मैसेज था, फिर उसके बाद एनकोड था। हो सकता है गलत होगा, अभी ध्यान में नहीं आ रहा है। मैसेज फिर एनकोड, उसके बाद जो लेने वाला है ना वो उसको डिकोड करता है क्या? मैं इसको याद कैसे रखी थी कि अल्फाबेट में पहले डी आता है, बाद में ई आता है, तो यहाँ पे जो है वो उल्टा हो जाएगा, पहले ई आएगा फिर डी आएगा। वो संतरी जानती है, एक बार उसमें और कई ग्राफ में बताया गया, मॉडल में बताया गया है। इसको एक बार और हाँ, आप लोग मॉडल, ये देखिएगा, मॉडल ही क्योंकि मॉडल ही हाँ रहता नहीं है। नहीं, इसको आप लोग एक बार और देखिएगा, क्योंकि सिंबॉलिक इंटरेक्शन में यही बताया गया कि सबसे पहले आपको मैसेज करेंगे तो सबसे पहले डिकोड होगा, फिर इंटरप्रिटेट होगा, फिर आपका एनकोड होगा। ठीक, सिंबॉलिक इंटरेक्शन में तो ये यही चलता है। हाँ सर, ये कम्युनिकेशन के मॉडल में भी है, जी जी, कम्युनिकेशन के मॉडल में भी है। अभी याद दिलाई ना वो, मतलब वो हाँ अभी बोली मॉडल ना में भी है ये मॉडल चीज। में तो करके। सबसे पहले इसमें यही होगा लेकिन कि वो मैसेज सेंटेंस भेजेंगे, थोड़ा, फिर ये पूरा ऐसे ही प्रक्रिया पूरी की पूरी ऐसे ही चलेगी आपकी। सर, कंफ्यूजन ये है ना कि डिकोड का तो मतलब कूट होता है, हिंदी में उसका कूट होता है कि कोडिंग वर्ड में हम कोई मैसेज भेज रहे हैं तो वो सेंडर सेंड कर रहा है, फिर रिसीवर के पास वो जा रहा है तो वो इनकोड कर रहा है उस चीज को। तो हमने बताया ना, तब वो अपना हमने तो बताया ये ना सही कि है, फिर डिकोड आपके जो होता अकॉर्डिंग है सही है। वो सेंडर हो जाएगा, और इंटरप्रेटेड जो है वो रिसीवर हो जाएगा, और जो रिसीवर जो आंसर देगा वो एनकोड हो जाएगा, आपका रिप्लाई जो करेगा। आप, हाँ, जो सर बोल रहे हैं ना वही बात तो आप भी बोल रहे हो मैडम, सही है, आपकी बात भी सही है और सर भी वही चीज बोल रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, हम वही कंफ्यूज हो रहे थे उसमें। नहीं कंफ्यूज नहीं नहीं हो रहा नहीं, है, सर भी वही चीज बता रहे हैं। कंफ्यूज नहीं हो रहा है। तो ठीक है, तो ये इतने अंजुलता जी क्लियर हुआ आपको कि क्या मतलब होता है जी सर, डिकोड क्लियर का, हो गया। इंटरप्रिटेट का और एनकोड का, मतलब इसका समझ में आया? जी सर, समझ में आ गया, क्लियर हो गया। ठीक 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 ठीक, चलिए तो यहाँ पर हम लोग यहीं तक रखते हैं। मॉर्निंग वाले में हम लोग वो स्ट्रक्चर और वो आपका जो है दूसरा है वो कॉन्फ्लिक्ट, इन दोनों को भी हम लोग मॉर्निंग में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर काफी हद तक हो जाएगा, कल मिला के, कल नहीं परसों कंप्लीट हो जाएगा आपका सोशियोलॉजी पूरी। हाँ बोलिए। परसों आपका पेपर नहीं है क्या? है पेपर है 15 को। तब आप उस दिन क्लास लेंगे? देखेंगे, एग्जाम देने के बाद शाम को तो ले क्या ही चीज लेंगे का ना। पेपर, क्या चीज का पेपर दे रहे सर? अरे है पेपर, आयोग का एक पेपर है, उसी को देंगे। सर, एक चीज बताइए, हाँ बोलिए। ये जैसे मेरा सिर्फ पीजी है तो बीएड मुझे करना है, तो मेरा 1 साल का होगा या 2 साल का अब ये होगा यूपी में? नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। वैसे इन्होंने अनाउंसमेंट कर तो दिया है कि पीजी होने के बाद 1 साल का ही बीएड होगा, लेकिन अनाउंस करने में और सर, नोटिफिकेशन में जो लिख कर आएगा वही माना जाएगा। लेकिन सर उसके प्रोसीजर में टाइम तो लगता है, जैसे सिलेबस बनाना है 1 ईयर का, हमको कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म करना, पहले वाला था वो अलग था,
जो हम पहले हम लोग जब किए थे इन्होंने 70 स्ट्रक्चर वाले। सब बना लिया है। 2020 की जो अच्छा। पॉलिसी है नई इसको शिक्षा नीति, हर हाँ। जगह अप्लाई भी कर दिया है। हमारे यहाँ यूपी में हर जगह जो है 2020 का जो बना था एनपीई वो पूरा अप्लाई कर चुके हैं। ठीक है, तो मे भी ये कहा जा सकता है 90% ये हम कह सकते हैं कि आने वाले भविष्य में जो पीजी है उनका बीएड अगर के वो डालेंगे तो उनका 1 साल का ही होगा। ठीक है, 90% ये, जैसे लेकिन नोटिफिकेशन आ जाए तभी हम कह सकते हैं 100%। अभी प्रेजेंट टाइम में ना सर जो क्लासेस सब लोग मतलब बीएड का करवा रहे हैं तो उस पे यही बता रहे हैं बार बार कि अब जिनका पीजी है वो 2022 में 1 साल का ही होगा, बिल्कुल होगा। क्योंकि हमने इसके बोला फॉर्म आने वाले हैं ना। 90%, उनके नोटिफिकेशन में जो लिखा होगा वही माना जाएगा। ठीक, तो 90% है, 10% के चांस हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक, लेकिन तो हाँ सर माइंड फॉर्म में जब सब ये करो कि आपका 1 साल का ही होगा। जी सर फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें तो वही डालेंगे तो उसमें शो करके बता देगा वो कि वही हाँ उसमें कितना फॉर्म भरने से होगा। पहले नोटिफिकेशन खुद ब खुद लिख कर आ जाएगा कि आप किस कैटेगरी में जाएंगे, 1 साल जी वाले सर। में कि 2 साल वाले में। ठीक है, जी चलिए जी सर। ठीक, ठीक है, चलिए और किसी कोई डाउट हो तो पूछे। थैंक यू सर। नो सर। नहीं सर। चलिए ठीक है, फिर हम लोग कल सुबह मिलते हैं अपने निश्चित समय पर। ठीक है, तब तक के लिए सभी को शुभ सुबह रात्रि। 6 बजे। जय हिंद सभी। जी जय हिंद सर, गुड नाइट सर। गुड नाइट।